हेलो ऑल ऑफ यू। मैं शिवम वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारी कोई क्लास नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं, अगर आप इन बातों को अप्लाई कर लेते हो तो वादा है आपसे कि आप अपने मैथ विषय में 90 प्लस स्कोर या 95 प्लस स्कोर जरूर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इन बातों को मैंने अप्लाई किया था, मैंने स्वयं अप्लाई किया था जब मैं क्लास 12 में था और मैंने 95 नंबर हासिल भी किए थे। आप मार्कशीट देख सकते हो, इसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 95 अंक हासिल किए हैं, जिससे आपको मेरी बात पर भरोसा हो सके। क्योंकि इन बातों को यदि आप अप्लाई कर लोगे तो वादा है आपसे कि आप 90 प्लस तो जरूर लेकर आओगे। मैंने 95 अंक हासिल किए थे। यदि आप अच्छी स्टडी कर रहे हो, घर पर मेहनत कर रहे हो, तो आप 95 से एबव भी नंबर ला सकते हो। लेकिन आपको इन नियमों को बहुत धैर्यपूर्वक पहले सुनना होगा और इन पर अमल करना होगा। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 1 महीने के बाद होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन नियमों को इतनी टाइम अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, और इन नियमों को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो कितना हाई जाएगा मैथ में, क्योंकि मैंने स्वयं हासिल किए हैं और ये कोई नियम मैंने कहीं अलग से नहीं निकाले हैं। ये स्वयं मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए थे और मैंने इन नियमों को अप्लाई करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल किए थे। मैंने फिजिक्स में भी 94 अंक हासिल किए थे, तो फिजिक्स के लिए भी मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। यदि आपको वीडियो चाहिएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मैंने फिजिक्स में 94 अंक हासिल किए थे। तो मैंने मैथ में 95 अंक हासिल किए थे, तो मैंने किन नियमों को अपनाया था, उन नियमों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा और उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप पक्का जो है 90 प्लस स्कोर ही करोगे, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मेनली दो बुकें लेना है। एक एनसीईआरटी, अभी तक आप चाहे जिस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारी बुक में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी एक बुक और एक बुक आपकी हरस्वरूप शर्मा की होती है, आप सभी को पता है। तो हरस्वरूप शर्मा और एनसीईआरटी की बुक आप सबसे पहले ले लीजिए, अगर नहीं है तो किसी से मांग लीजिए या खरीद लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक और हरस्वरूप शर्मा की बुक के सारे उदाहरणों को सॉल्व करना है। तो सारे उदाहरणों को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 20 दिन का टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आप सॉल्व कर चुके हो तब भी ठीक है, लेकिन आप टाइम टेबल बनाइए। 20 दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है, मैंने बनाया था। और एक अलग से कॉपी बनाइए, उस कॉपी में क्या करना वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक और हरस्वरूप शर्मा की बुक के जितने भी आपके उदाहरण के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के उदाहरणों को सॉल्व करना है। उसमें कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आप अपने टीचर की मदद ले सकते हो। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। तो आप उदाहरण के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, टाइम टेबल बनाओगे 20 दिनों का। ठीक है, नंबर 2, मात्र 20 दिनों का टाइम टेबल बनाएं। तो 20 दिनों का टाइम टेबल बनाओगे तो मान लीजिए आपके 10 चैप्टर हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर 2 दिन लगेगा सॉल्व करते वक्त। एक चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आप 2 दिन में जो है सॉल्व कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अगर आप 15 दिन में सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हो सके तो आप 15 दिन में सारे चैप्टर के एग्जाम्पल को हल कर डालिए। ठीक है, अब जब आप उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको हल करते वक्त ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आप जो है भूल जाओगे उन प्रश्नों को हल करते वक्त। तो उन प्रश्नों को क्या कीजिए, एक कॉपी बनाइए और उसमें नोट कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही होने चाहिए, और जो 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, वो उस चैप्टर के टाइप वाइज होने चाहिए। समझ रहे हो? टाइप वाइज नहीं समझ रहे हो, मतलब ये है कि एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ एक चैप्टर आव्यूह। ठीक है, आपने क्लास 12 में पढ़ा है आव्यूह चैप्टर में कि उसमें क्या होता है, आव्यूहों का गुणन होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, और क्या होता है, वहाँ पर ए इनवर्स निकालना होता है, रैखिक समीकरण निकाय युग्म को सॉल्व करना होता है। कुल मिला के आपके क्वेश्चन 8 से 9 टाइप के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो प्रत्येक चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चन
हो सकते हैं, बन सकते हैं, पहले तो इस पर विचार विमर्श कीजिए। तो उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त प्रत्येक टाइप का ऐसा प्रश्न अपनी एक कॉपी पर नोट कीजिए जिससे आपको ये लगे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में असमर्थ होंगे बोर्ड एग्जाम में, पक्का है। तो उस प्रश्न को आप उस कॉपी पर जरूर नोट कीजिए और वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी देख लीजिए पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करना है। आप प्रश्नावली का भी क्वेश्चन ले सकते हो वहां पर, और हो सके तो उदाहरण का प्रश्न ही लिखिए वहां पर। लेकिन प्रश्नावली का अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में आया है कई बार, तो उसको भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लिखने हैं एनसीईआरटी बुक और हर्षरूप शर्मा से, प्रत्येक चैप्टर के 10, ठीक। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि 10 चैप्टर हैं आपके, तो टोटल प्रश्न आपके कितने हो जाएंगे, 100 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर के आप उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो टोटल 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी पर नोट करोगे और इनका अभ्यास आप धीरे धीरे करते रहोगे इन दिनों में, जिन दिनों आप जो है मेहनत कर रहे हो उदाहरण के प्रश्नों पर। इनको भी बीच बीच में आप जो कॉपी पर नोट किए उनको भी आपको देखते चलना है, 10, 15, 20 मिनट आपको देखना है कि कैसे हमने सॉल्व किया है, जिससे आपके दिमाग से वो उतरने ना पाए, समझ रहे हो ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप पहली बार उनको सॉल्व करते हो तो दोबारा जब वो आपके सामने आते हैं तो आप भूल जाते हो, तो उनको देखते हुए चलना है लगातार 20 दिन तक, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने तीसरे पॉइंट में यही बताया है कि प्रत्येक चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण से या प्रश्नावली भी आप ले सकते हो, एक कॉपी पर आपको लिखना है, वो भी टाइप वाइज, ठीक है। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, अलग अलग टाइप के होने चाहिए। और देख लेना कि इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं नहीं आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो उनको आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आपको चौथे पॉइंट में क्या करना है, आपको 15 दिन तक ऐसे स्टडी करनी है, लगातार एनसीईआरटी बुक और हर्षरूप शर्मा के सारे उदाहरण जो है सॉल्व करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न भी नोट करने हैं, 10-10 प्रश्न नोट करोगे टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे। फिर आप क्या करना, 5 दिन, 15 दिन तक ये स्टडी ऐसे करना है आपको। फिर आपको 5 दिन क्या करना है, 5 दिन में आपको सीरीज व अंशाल पेपर के प्रश्नों को देखना है। जब आप इतनी स्टडी कर लोगे ना, जितनी मैंने बताई 15 दिन में उदाहरण के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लोगे सारे, तो आप क्या करोगे, 5 दिन में सीरीज और अंशाल पेपर के प्रश्नों को जब उठाओगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं। जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन प्रश्नों को आप क्या कीजिए, इसी कॉपी पर नोट कीजिए जहां पर आपने 100 प्रश्न नोट किए हैं। लगभग में आप 20 से 25 प्रश्न जो है नोट कर सकते हो, ठीक है। 20-25 प्रश्न ऐसे होंगे, मान लीजिए 3 सेट आप हल कर रहे हो अंशाल पेपर के, ठीक है, 18, 19, 20 के, तो आप वहां से जो है 20 ऐसे प्रश्न जो है निकालिए। आप देखिए कि सेट में क्या बहुत बार प्रश्न ये पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। उन सिलेक्टेड प्रश्नों को जो है यहाँ पर इस कॉपी पर नोट कीजिए। टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी हो जाएगी 120 से लेकर 125, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। इतने प्रश्न अगर आप सॉल्व कर लेते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 120-25 प्रश्न तो आपको सॉल्व करना ही सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप सीरीज के प्रश्नों के पीछे मत भागिए, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि पूरी सीरीज के चक्कर में पड़ जाते हो कि हमको पूरी सीरीज सॉल्व करनी है, पूरा अंशाल सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करना है। किन क्वेश्चनों पर फोकस करना है, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे साल से तो आप सारे क्वेश्चनों पर फोकस करते आ रहे हो, ठीक है, पूरी किताब की प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो। अब इतनी टाइम आपको क्या करना, मेन क्वेश्चनों पर फोकस करना है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 5 दिन आप क्या करोगे, सीरीज और अंशाल पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करोगे। 5 दिन 3-3 घंटे स्टडी करोगे आप, तो 3-3 घंटे स्टडी करने के पश्चात आप 20 से 25 प्रश्नों को नोट करोगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ऐसे प्रश्न आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आगे चलकर बोर्ड एग्जाम में, तो उनको आपको इस कॉपी पर नोट करना है। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 120 से 125, क्लियर इतनी बात। तो ये आप इतने प्रश्न जो है कॉपी पर लिख लिए। अब उस कॉपी को आपको अलग रखना है, उस कॉपी पर कैसे आपको स्टडी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फिर मैंने आपको बताया, और कम से कम 25 ऐसे प्रश्न छांट कर लिखो जो ज़्यादा बार आए हों, ये बात मैंने अभी आपको बताई। तो टोटल आपने 125 प्रश्न लिख लिए। अब 125 प्रश्नों को कब और कैसे स्टडी करना है ये सुनिए आप। आपका बोर्ड एग्जाम मान लीजिए 10 तारीख को है, ठीक है, तो आप 6 तारीख से क्या कीजिए, उस कॉपी को उठाइए और इन 125 प्रश्नों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हो ना। आपको ना किताब उठानी, ना अंशाल पेपर उठाना, ना सीरीज उठानी, सिर्फ और सिर्फ 125 प्रश्नों पर फोकस करना है। क्योंकि 125 प्रश्न जो लिखे गए हैं वो प्रत्येक चैप्टर के
टाइप वाइज हैं, कोई भी टाइप इसमें बाकी नहीं रह गया है, ठीक है। तो सारा रिवीजन इन्हीं क्वेश्चनों में है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो इन 125 प्रश्नों पर आप फोकस कीजिए। इस तरीके से आपके प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टाइप वाइज आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, आपको तरीका अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैंने ऐसे ही बिल्कुल स्टडी की थी और मैंने अपने मैथ में 95 अंक हासिल किए हैं। आप मार्कशीट मेरी देख सकते हो, मैं मार्कशीट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है, अंक देख लीजिए ध्यान से। मैथ में 95 हैं और फिजिक्स में 94 हैं। तो मैंने ऐसे ही स्टडी किया था, मैंने एक अलग कॉपी बनाई थी और उसमें मैंने 100 से 125 प्रश्नों को नोट किया था, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। उदाहरण के प्रश्नों से नोट किया था, ठीक है, और हर टाइप के प्रश्न थे और यहीं से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो आपको टाइप पढ़ना है, ठीक है, हर चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न हैं उनको टाइप वाइज आपको पढ़ना है। जब कोई टाइप रह ही नहीं जाएगा तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको तरीका उसका पता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इन नियमों पर आप जो है थोड़ा फोकस कीजिए और एक महीने ऐसे ही स्टडी कीजिए। वादा है आपसे कि आप 90+ ले आओगे, लेकिन इतने में 90+ नहीं आएंगे। इसके लिए आगे आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सी सावधानियां रखना है ये भी ध्यान से समझिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है एक ऐसे पेन का यूज कीजिए जो डार्क चलता हो, ठीक है, जिससे आपकी राइटिंग बनती हो। अच्छी राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। लोग कहते हैं कि मैथ के पेपर में राइटिंग बनना वरना कुछ नहीं, नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन ये आपकी गलत सोच है। राइटिंग आपको अच्छी ही बनानी है, बनाने का पूरा प्रयास करना है, ठीक है, भले नंबर कटे या ना कटे, राइटिंग आपको अच्छी बनानी है। और प्रश्न पत्र को कम से कम मिलने के बाद 15 मिनट तक जरूर पढ़ें। जल्दबाजी में बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को ना सॉल्व करें, क्योंकि जल्दबाजी में आपके क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, ये 100% बात सही है, ठीक है। तो मैथ के पेपर में जल्दबाजी तो आप बिल्कुल ना करें, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी मैथ के पेपर में जल्दबाजी ना करें। आपको क्या करना है, पेपर पहले देखना है 15 मिनट तक। आप देखिए कि आप जो प्रश्न पढ़ के आए वो प्रश्न आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एकदम धैर्यपूर्वक 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर पूरा देखिए, चाहे 2 बार आपको देखना पड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, सीरियल वाइज प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। कोशिश यही कीजिए कि आपको सीरियल से प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखिए जब आपकी कापियाँ चेक होती हैं तो अगर सीरियल से प्रश्न लिखे होते हैं तो कापी जो चेक करता है उसको थोड़ा सा सरलता होती है। आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आप सवाल लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रश्न को ढूंढना नहीं पड़ता उसको, तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है, तो नंबर देने में आपको भी कष्ट नहीं होगा। तो आप उसके काम को आसान करने के लिए प्रश्नों को सीरियल से ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों को धैर्यपूर्वक पहले सॉल्व करें और उसके बाद आए आते लघु पर, फिर लघु पर, फिर दीर्घ पर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन को आप भूल सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक रफ पेज ले सकते हो, उस पर जो है थोड़ा बहुत अपनी हिंट नोट कर सकते हो, लेकिन क्रॉस करके, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम बीच में क्रिएट कर सकता है। बीच पेज में आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो आप एक रफ कार्य लिख सकते हो, उस पर कुछ भी आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो कि आगे सीरियल से लिखने में आपका काम आएगा। बाद में आप उसको देखकर थोड़ा सा दिमाग में ला सकते हो कि ये चीज़ ऐसे थी, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सीरियल वाइज प्रश्नों को सॉल्व करना है। और जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, बस उसी पर लगे हो, दिमाग लगा रहे हो, माथा पच्ची कर रहे हो, ठीक है, पूरा टाइम भी लॉस कर रहे हो, अन्य क्वेश्चनों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक। प्रत्येक जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न कितनों अंक का तो होगा ही ना, तो आप किसी एक प्रश्न पर फोकस क्यों कर रहे हो, आपको प्रत्येक प्रश्न पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसको आप लीव कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसको आप बाद में सॉल्व कीजिए, ठीक है। उन प्रश्नों पर पहले फोकस कीजिए जो आपको आते हैं, उनको धैर्यपूर्वक आप एक एक स्टेप को लिखिए। स्टेप के नंबर भी कटते हैं, आप सभी को पता है, तो आपको सारे स्टेप आपको लिखने हैं उत्तर के, तो आपको कोई भी स्टेप वहाँ पर जो है ज़्यादा काटना पीटना नहीं है। ये भी पहली बात समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा काटम पीटम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नंबर नहीं कटेंगे, तो कापी जितनी साफ सुथरी होगी नंबर आपको उतनी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको रफ कार्य करना है तो एक पेज पर रफ कार्य लिखकर उस पर आप रफ कीजिए, ठीक है, उसको आप ऐसे काट दीजिए। तो जब आपका कार्य साफ सुथरा होगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न रह जाए बाद में उस पर फोकस कीजिए आप, तो उस पर जब आप फोकस करोगे तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला होगा, तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतनी टाइम आप टेंशन में नहीं रहोगे। जब बीच में कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उसी पर आप फोकस करते रहते हो तो आपका दिमाग जो है बढ़ जाता है और अन्य क्वेश्चनों पर आप फोकस नहीं कर पाते हो।
समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इन नियमों को आप जरूर अप्लाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो भाई ये है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद पूरी कॉपी को एक बार जरूर मिलाएं कि कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है जो आपसे रह गया हो। आप मिलाओगे तो पक्का है चाहे 2 ही नंबर आपसे गलत हुए हों, आपको लगेगा कि आपको ये आ रहा था या आंसर गलत आया है, कुछ ना कुछ आपको गलत मिलेगा। ये 100% है। आप कॉपी मिला के देख लेना, पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद आप देख लेना। तो कॉपी जरूर मिलाएं, उसके बाद ही अपनी कॉपी को जमा करें, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारे ये नियम समझ में आए होंगे। इन बातों पर आप फोकस करोगे तो आप पक्का जो है 90 से 95% नंबर जरूर लेकर आओगे मैथ में। तो इस प्रकार आप लोगों ने इन बातों को समझा होगा। इन्हीं बातों को अप्लाई करके आप मैथ में सबसे अच्छे अंक हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें, ठीक है। फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।